अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं सैयद आतिफ, पेडागोजिया एजुकेशन सिस्टम। आज जो फिज़िक्स का पेपर हुआ है मॉर्निंग में, उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट फैक्ट्स डू द फाइंडिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस। ये जब हम अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं किसी भी गोल्ड, वो जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, तो हमें क्या मिलता है। तो उसमें हमने यही 3 पॉइंट्स लिखने थे कि एटम्स में ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो क्या रहता है, वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर। और सेंटर में एक डेंस पॉइंट है जिसको हमने न्यूक्लियस कंसीडर किया था, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यही पॉइंट्स ही हमने लिखने होते थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिकेट एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 25 kg of water to increase its temperature by 50 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि स्पेसिफिकेट कैपेसिटी क्या है। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई भी हमारे पास 1 kg सब्सटेंस है, अगर हम उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए, तो वो एनर्जी जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको हम कहते हैं स्पेसिफिकेट कैपेसिटी। अब यहाँ पे जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया, हमें डेटा गिवन है, हमने हीट एनर्जी फाइंड कर लिया, तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल एम सी चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें मैथ हम लेंगे 1 kg होता है। इसी तरह सी स्पेसिफिकेट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कितना है, 42 है। जबकि मैथ यहाँ पर 25 kg गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना था। इसके बाद दो कोई भी पॉइंट्स लिखने थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर होते हैं या टर्मिनेट होते हैं। दूसरा कोई पॉइंट्स लिख दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, आल्सो ड्रा अ डायग्राम। तो डायग्राम ड्रा करना था, और डायोड को फॉरवर्ड बायस में इस तरह कनेक्ट करते हैं कि डायोड का अगर हम पी रीजन के साथ हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दे, और एन के साथ हम क्या कनेक्ट करें, एन साइड के साथ हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करें, तो डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस आ जाता है। और फॉरवर्ड बायस में डायोड एक क्लोज स्विच की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारे पास है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ द वाइब्रेशन डायरेक्शन इन ट्रांसवर्स वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ट्रांसवर्स वेव हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव ऐसे वेव्स होते हैं जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। तो दरअसल पार्टिकल जो होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफर के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो ये डायग्राम भी हमने बनाना था और साथ में यही इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ऑफ 3 वोल्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर हमें दो ईएमएफ सेल्स गिवन है 3 वोल्ट के हैं, दोनों आइडेंटिकल ईएमएफ सोर्सेज है, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करें, सीरीज में ईएमएफ सोर्सेज ऐड हो जाते हैं, तो 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट टोटली किया जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। जबकि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यही पैरेलल में चाहे हम दो बैटरी सोर्सेज कनेक्ट कर दे या 3 कनेक्ट कर दे, वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर यूजिंग 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 3 आवर्स इफ द कॉस्ट पर यूनिट इज Rs25। हमने बिल कैलकुलेट करना है। अब बिल के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिस तरह पावर का फार्मूला है P इक्वल E डिवाइडेड बाई टी, तो E हमारे पास एनर्जी के लिए इक्वेशन आ जाएगा E इक्वल P मल्टीप्लाई टी। तो P हमें गिवन है 2 किलो वोल्ट है, मल्टीप्लाई T गिवन है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 6 किलो वाट आवर। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब बिल कैलकुलेट करते तो हम एनर्जी को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास
कॉस्ट होता है पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट 25 है, तो 25 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिल कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 150 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट स्नेल्स लॉ गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन स्टेट करना, सिंपली उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। तो स्नेल्स लॉ क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एन इक्वल साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये सिंपली ये बताता है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होते हैं तो रिफ्रैक्ट होते हैं, कितना रिफ्रैक्ट होते हैं, ये हमें स्नेल्स लॉ बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्टेट लेंस लॉ एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ हाउ लेंस लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ को पहले डिफाइन करना था। लेंस लॉ सिंपली क्या है कि जब भी हम किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करते हैं तो वो अपने ही कॉज को अपोज करता है, और इस कॉज को अपोज करते हैं। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है, और इसमें एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। किस तरह कंजर्व रहती है ये एक्सप्लेन करना था कि जब हम कोई भी मैग्नेट करीब लेकर जाते हैं या दूर लेकर जाते हैं तो हम मूवमेंट देते हैं, और वही मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वही कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अप्लायंस यूजेस 220 वोल्ट एंड ड्रा करंट ऑफ 1 एम्पेयर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 सेकेंड। तो एनर्जी कैलकुलेट करना था। एनर्जी के लिए हमारे पास एक तो ये है कि पावर का एक इक्वेशन है P इक्वल वी आई, इस तरह भी आप कर सकते हैं, या एनर्जी का एक दूसरा हमारे पास फार्मूला है E इक्वल वी आई टी। तो यहाँ पर आपको V भी गिवन है, आपको I भी गिवन है, आपको T भी गिवन है, तो सिंपली इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एनर्जी निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट गिव वन एडवांटेज। तो डायरेक्ट करंट्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट पीरियडिकली अपने डायरेक्शंस को और अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। इसका एडवांटेज ये है कि डीसी को जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वहाँ पर हम डीसी करंट यूज़ करते हैं, जबकि एसी का जो हमारे पास एडवांटेज आ है कि एसी को हम दूर इलाकों में ट्रांसमिट कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि उसमें पावर क्या होती है, डिसिपेशन कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कन्वेक्शन इन सी वाटर सपोर्ट मेरीन लाइफ। तो कन्वेक्शन प्रोसेस किस तरह जितने भी अंडरग्राउंड वाटर में जो जितने भी जानवर हैं वो किस तरह उसको सपोर्ट करता है कन्वेक्शन प्रोसेस। तो जब पानी किसी भी ठंडे इलाकों में पानी गर्म हो जाता है, या ऐसे ठंडे इलाकों में पानी जब ठंडा हो जाता है तो वो पानी क्या हो जाता है, वो डेंस हो जाता है, तो वो नीचे को आ जाता है। अब वो पानी नीचे आ जाता है तो वो साथ में ऑक्सीजन भी नीचे ले आता है। इसी तरह गर्म पानी जो नीचे होता है वो ऊपर आता है तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स ले आता है। तो इसी तरह ये साइकिल चलता है और मेरीन लाइफ को कन्वेक्शन सपोर्ट करता है। आगे क्वेश्चन आ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिच एंड लाउडनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिच जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। पिच सिंपली आपको ये बताता है कि साउंड जो है ये क्या श्रिल साउंड है या ग्रेव साउंड है, जबकि एम्पलीट्यूड आपको बताता है कि साउंड फेंट साउंड है या लाउड साउंड है। पिच को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जबकि लाउडनेस को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज हीटिंग हेल्प एन इंसुलेटर लूज इट्स चार्जेस। तो हमने ये देखा था कि इंसुलेटर्स को हम दो तरीकों से डिस्चार्ज करते हैं। उसमें एक मेथड था हीटिंग का। तो जब भी हम किसी इंसुलेटर्स को हीट अप करते हैं तो मालिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो क्या हो जाए, स्केप हो जाते हैं। इसी तरह कोई भी इंसुलेटर हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज। रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक हमने करेक्ट ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लिखना था। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी की का सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग वेवलेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 6 ओम व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड। सबसे पहले ओम्स लॉ के करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फिजिकल स्टेट ऑफ द वायर या रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे,
करंट को किस तरह फाइंड करेंगे, V इक्वल आई आर, आई के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा V और R, V 12 है, ये आ जाएगा 12/6 है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एम्पेयर। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे 50 मिलीग्राम सैंपल ऑफ लेड 212 decays by beta and gamma emission with a half life of 10 hours. How much of the pure sample is left after 50 hours? तो हमने एक लेड का सैंपल हमें गिवन है 50 मिलीग्राम है, अगर उसका हाफ लाइफ 10 आवर्स है और उस पर 50 आवर्स गुजर जाए तो वो कितना बाकी बचेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होता है हमारे पास वो होता है n इक्वल एन नॉट डिवाइड बाई 2 पावर n। n को हम किस तरह, n हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते हैं, वो हम टोटल टाइम पर, यानी टोटल टाइम 50 है, इस पर 10 आवर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास फार्मूला है, सिंपली इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आए जो कि 1.56 मिलीग्राम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेज फाउंड बाय लेंस हैज हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर व्हाइल द ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन, आल्सो स्टेट द कंडीशन व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले तो हमने मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, यानी किसी भी लेंस से कोई भी लेंस जब इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि वो इमेज को इनलार्ज कर रहा है, उसका साइज क्या है, तो उसको हम मैग्निफिकेशन से फाइंड करते हैं। और उसका सिंपली जो फार्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ द इमेज, यानी एच आई डिवाइड बाई एच नॉट ऑब्जेक्ट हाइट। तो हाइट ऑफ द इमेज है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, 10/5 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन 2 से अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि इमेज साइज क्या है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा है। तो सिंपली यही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ। अगर हम फोकल लेंथ, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ होता है, तो जब हम इमेज फोकल लेंथ पर रखते हैं या फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखते हैं या 2f पर रखते हैं तो डिफरेंट इमेज बनता है, उसका साइज डिफरेंट होता है। अगर हम फोकल लेंथ के दरमियान कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो इमेज जो बनेगा वो हमारे पास एक तो वर्चुअल होगा, दूसरा अपराइट होगा और मैग्नीफाइड होगा। तो यही इसमें पॉइंट एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 2 मिलीमीटर, कैलकुलेट इट्स एस स्पीड इन एस आई यूनिट। तो v फाइंड करना था। v का सिंपली फार्मूला होता है स्पीड का, v इक्वल एफ लैम्डा। तो f आपको गिवन है 50 हर्ट्ज है, लैम्डा है 2 मिलीमीटर को जब हम मीटर में लिखेंगे तो 0.002 आ जाएगा। 50 को 0.002 मीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। तो बॉइलिंग और एवापोरेशन के सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई चेंज ड्यूरिंग सनसेट। सनसेट के दौरान यानी जैसे शाम होती है तो हमें जो कलर नज़र आता है स्काई का रेडिश कलर नज़र आता है, तो ये क्यों नज़र आता है, इस फिनोमेना को ब्रीफली शॉर्टली एक्सप्लेन करना था। तो इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट या रिले स्कैटरिंग भी कहते हैं। अब सनसेट के दौरान सनलाइट जो होते हैं उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो वो जो लाइट ब्लू लाइट दूर स्कैटर हो जाती है, जबकि रेड जो वेवलेंथ के लाइट्स हैं वो हम तक आ रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो क्या नज़र आता है, वो रेड या ऑरेंज नज़र आता है। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज इट गुड और बैड, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वेल। तो इसमें सिंपली सबसे पहले तो ग्रीन हाउस को एक्सप्लेन करना था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सन से जो रेडिएशन अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज हीट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और ये अर्थ के टेम्परेचर को क्या रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं, न ज़्यादा ठंडा होने देता है न ज़्यादा गर्म होने देता है। तो इसके ये कि ये क्या अच्छा है, इट इज़ बैड और गुड, तो ये अच्छा ही है क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के टेम्परेचर को ये क्या रखता है, रेगुलेट बरकरार रखता है। और साथ में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे तो वो भी एक्सप्लेन करने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लेन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, आल्सो ड्रा डायग्राम। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन करना था, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। कोई भी आप इसके एग्जांपल लिख लेते, वो भी सही एग्जांपल लिख लेते। इसके बाद न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है, फिजन चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। जब भी किसी यूरेनियम पर हम एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो यूरेनियम एक तो स्प्लिट हो जाता है और इससे मजीद 3 न्यूट्रॉन एमिट हो जाते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन फिर आगे जाकर यूरेनियम के स्ट्राइक करते हैं और हर यूरेनियम से फिर वो 3 3 न्यूट्रॉन एमिट। तो इस तरह ये जो रिएक्शन होता है वो अनकंट्रोलेबल वे में चला जाता है। इसको हम कहाँ पर कंट्रोल करते हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। वहाँ पर हमने कैडमियम और बोरान के रॉड लगाए होते हैं जिनको कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। और वो सिंपली क्या काम करते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन जो इमिट होते हैं उसमें 2 न्यूट्रॉन को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन आगे जाकर किसी दूसरे न्यूट्रॉन यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा और फिर वहां से जो 3 न्यूट्रॉन इमिट होंगे वहां से भी 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो फिजन चेन रिएक्शन होता है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, आल्सो ड्रा अ डायग्राम। हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स पिच, इफेक्ट्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑन साउंड वेव। सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना था कि अगर हम साउंड वेव जो है इसमें एम्पलीट्यूड डिपेंड करता जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, जबकि फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को इफेक्ट करता है, पिच को इफेक्ट करता है। साथ में ये एक्सप्लेन करना था। तो ये शॉर्ट जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसी को आपने थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ लेंसेज इन करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस, आल्सो ड्रा डायग्राम। तो शॉर्ट साइटेडनेस हमारे पास क्या होता है, अगर हमें करीब की चीज़ें सही नज़र आ रही है लेकिन दूर की चीज़ें हमें ब्लर नज़र आ रही है तो इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। और इसको हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, तो अगर हम कनकेव लेंस लगा दे तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है लाइट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में हमें दूर की चीज़ें ठीक नज़र आती है लेकिन करीब की चीज़ें हमें ब्लर्ड नज़र आती है। तो इसको हम कहाँ पर किस तरह करेक्ट करें, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रियल एंड एपरेंट एक्सपेंशन। तो आपने थर्मल एक्सपेंशन लिखना था। जब हम किसी भी थर्मल एक्सपेंशन यानी किसी भी हम मटेरियल को जब हीट करते हैं या लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। अब रियल एक्सपेंशन हमें नज़र आती है अगर हम जो हमारे पास कंटेनर है वो सारा एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो बज़ाहिर वो जो हमें एक्सपेंशन नज़र आती है उसको हम एपरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। और इसमें कंटेनर के बगैर कितना लिक्विड हमारे पास एक्सपेंड हुआ है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। तो इसको एक्सप्लेन करना था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। बी में दिया गया है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना था। तो इसकी सिंपली हमने जो सबसे पहले फार्मूला निकालना था पैरेलल के लिए, तो फार्मूले इजी है इसके। पैरेलल में हम देखते हैं कि पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जबकि वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। अब पहले में जो करंट डिवाइड होता है वो हमारे पास आ जाता है V डिवाइड बाई R1, जबकि दूसरे में आ जाता है V डिवाइड बाई R2। अब इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2। तो यहाँ से हम V कॉमन लेते तो V इस साइड और इस साइड से कैंसिल हो जाए तो हमारे पास जो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1 और R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब जो न्यूमेरिकल गिवन है इसको कैलकुलेट करते हैं। R1 आपको गिवन है, R2 दोनों कितने हैं, 10 ओम है। तो 1 और R आप पुट करें 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, ये इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 ओम। तो ये शॉर्ट सा न्यूमेरिकल था, इजी। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सप्लेन द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर हम नंबर ऑफ कॉइल जो है सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा हैं और प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल कम है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं और ये सिंपली वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ये हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, अगर हमारे पास सेकेंडरी में जो कॉइल है वो कम है और प्राइमरी में कॉइल ज़्यादा है तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होते हैं वी पी और वी एस इक्वल एन पी और एन एस। अब हमें ये वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल गिवन है, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल भी गिवन है, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल भी गिवन है, कितने टर्न है उसमें। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा 100 टर्न। अब आप देखिए कि इसमें प्राइमरी में कौन से कितने टर्न थे, 2000 टर्न थे, जबकि सेकेंडरी में आ जाएंगे 100 टर्न। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बर्गलर अलार्म, आल्सो ड्रा इट्स सर्किट डायग्राम। तो बर्गलर अलार्म हमने पढ़ा था जब हमने एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, ये वही एप्लीकेशन है। बर्गलर अलार्म सिंपली हम सिक्योरिटी इसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम और गेट यूज़ करते हैं। और गेट में एक हमारे पास इनपुट होता है एज अ स्विच और दूसरा हमारे पास सेंसर लगा होता है। दोनों इनपुट सिग्नल अगर 1 होते हैं तो अलार्म क्या होता है, अलार्म बजता है और इसको फिर हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही था हमारे पास इवनिंग मॉर्निंग में जो पेपर था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।